Hello everyone, welcome back to Biotechnologically. I am Riyaz Thana back with another video. In this video, I'm going to discuss about important properties of amino acids. So amino acids की properties को understand करना important है क्योंकि उनके बेस पे statement wise question आ सकते हैं जो कि factual होते हैं, तो हमें उनके बारे में ये facts या important points पता होने चाहिए. तो I hope आपको ये सीरीज़ समझ में आ रही हो और आप समझ रहे हो कि मैं कितना कंसाइजली नोट्स बना के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके साथ साथ आप क्विक रिवीजन शीट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं. एज यू ऑल कैन सी, इसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑलरेडी लिख रखी हैं, बिकॉज इसमें सब कुछ इन्फॉर्मेटिव ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है जो मैं नोट्स बनाऊँ वीडियो के साथ साथ. तो इसलिए मैंने टाइम को बचाने के लिए और वीडियो शॉर्ट है उसके लिए ऑलरेडी सब कुछ लिख के रखा है. एंड मैंने मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज़ है अमीनो एसिड की मेन, वो यहाँ पे एक ही शीट पे कवर करने की कोशिश करी है. आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि मैंने इतना छोटा छोटा क्यों लिखा है, बिकॉज हमें एक शीट पर रिवीजन के टाइम अगर सब कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है. रिवीजन हमारा क्विक रहता है और टारगेटेड रहता है एकदम. लेट्स मूव टू फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज़ ग्लाइसिन. और इससे पहले अलिफेटिक जो होते हैं हमारे अमीनो एसिड नॉन पोलर नेचर के, उनकी जो प्रॉपर्टी कॉमन होती है सबकी, वो ये कि वो प्रोटीन कोर में पाए जाते हैं. बिकॉज वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं तो वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग में रिपल्शन की वजह से प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, उसकी वजह से उनको प्रोटीन के कोर में रखा जाता है जिससे कि फर्दर फोल्डिंग में प्रॉब्लम ना आए. एंड इसमें ग्लाइसिन आता है सबसे पहले, जो कि हमारे सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है क्योंकि उसका जो आर ग्रुप होता है उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. अकायरल होता है. अकायरल क्या होता है अगर आपको अभी भी नहीं पता है, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है. मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे. फर्स्ट वीडियो जो है वो उसमें मैंने अकायरल और कायरल, कार्बन एटम क्या होता है, अमीनो एसिड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये सब एक्सप्लेन करिए. वो भी बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ हैंड रिटन नोट्स हैं, आप उसको जाके एक बार चेक कर सकते हैं. एंड यू शुड वॉच दैट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, कैन क्लियर योर बेसिक्स फ्रॉम दैट वीडियो. नाउ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी. तो ये इसका स्मॉल स्ट्रक्चर होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. हम कहीं पे भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे फिट हो जाएगा. दूसरा, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से प्रोटीन फोल्डिंग में भी सपोर्ट करेगा. प्रिकर्सर है ये हीम ग्रुप का और प्यूरिन्स का, यानी कि प्यूरिन्स और हीम ग्रुप को बनाता है. हीम का एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अल्फा अमीनो लिवोलेनिक एसिड. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ये कहाँ पे हम देख सकते हैं, कहाँ पाया जाता है. सिल्क फिब्रिन और कोलेजन में पाया जाता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये रामाचंद्रन प्लॉट पे सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, बिकॉज इसका स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर जो है सबसे सिंपलेस्ट है. तो रामाचंद्रन प्लॉट जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करेंगे. नेक्स्ट इज एलेनिन. एलेनिन जो है हमारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, वो बनाने में हेल्प करता है. जब हम प्रोटीन फोल्डिंग पढ़ेंगे तो अल्फा हेलिक्स क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रही कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है. और जो हम इसका एक फंक्शन पढ़ सकते हैं वो ये है कि ग्लूकोज और एलेनिन साइकिल में हेल्प करता है बिटवीन मसल्स एंड लिवर, यानी मसल्स से जब लिवर में ये ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे जाके ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है. तो इस पॉइंट का मतलब ये है. तो इससे ये एलेनिन का एक फंक्शन ऐड कर लिया. आप और इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी और रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन मूविंग नेक्स्ट टू वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन. इनको मैंने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि ये तीनों ब्रांचियन अमीनो एसिड्स हैं, तो ये इनकी एक खास प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी है. एंड नेक्स्ट हमारा जो इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, कि आइसोल्यूसिन जो है उसके पास 2 कायरल सेंटर होते हैं, जिसमें से एक 2s होता है और एक 3s होता है. तो इसके पास जो है वो डायस्टेरोमिक नेचर हो गया, यानी कि इसके पास 4 स्टीरोमेरिक स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं. इसके अलावा आइसोलेशन के अलावा और कौन सा होता है वो आपको कमेंट करना है बिफोर आई मूव अहेड इन दिस वीडियो. एंड प्रोलीन जो है वो अल्फा हेलिक्स ब्रेकर है. वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आर चेन है वो बहुत ही ज़्यादा बल्की है, तो इसलिए वो प्रोटीन फोल्डिंग में अल्फा हेलिक्स को सपोर्ट नहीं करता है, और ना ही बीटा शीट को. यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा है, बट यू कैन ऑल्सो ऐड ऑन टू दिस पॉइंट कि बीटा शीट में भी सपोर्ट नहीं करता है. पर अगर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट में नहीं तो कहाँ पे बीटा टर्न में हम इसे देख सकते हैं. बीटा टर्न में ये पार्टिसिपेट करता है और कोलेजन में ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन के फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इसकी जो साइड चेन होती है वो एलिफेटिक होती है. उसमें स्पेशल क्या है कि इसके अंदर इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इम्यूनो एसिड हो जाता है. और ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि इम्यूनो ग्रुप जो है वो कहीं पे भी नहीं है और किसी अमीनो एसिड में. और कॉन्ट्रेरी टू ग्लाइसिन, इट ऑक्यूपाइज लीस्ट एरिया ऑन आर प्लॉट, यानी रामाचंद्रन प्लॉट. रामाचंद्रन प्लॉट पे सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करता है. तो ग्लाइसिन और प्रोलीन की ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है. और ग्लाइसिन सबसे फ्लेक्सिबल है, यानी कि वो मोस्टली प्रोटीन स्ट्रक्चर के फोल्डिंग में हेल्प करने में फिट हो जाता है. प्रोलीन नहीं होता है हर जगह, वो ओनली बीटा टर्न्स में ही पाया जाता है. तो ये कॉन्ट्रेरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इससे आप इजीली इसको रिटेन रखें. एंड देन मूविंग टू मिथ्योनिन. मिथ्योनिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, और इस ये एक स्टार्ट कोडोन भी है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट कोडोन होता है प्रोटीन के ट्रांसलेशन में वो AUG होता है. मिथ्योनिन को कोड करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए. और
ये मिथाइल ग्रुप का डोनर होता है क्योंकि एज़ यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम इट्स नेम कि ये मेथियोनिन है, तो मिथाइल ग्रुप को डोनेट कर सकता है। तो ये जो सैम होता है हमारा, यानी कि एस-एडेनोसाइल मेथियोनिन, इसको बनाने में हेल्प करता है और ये इंपॉर्टेंट होता है इथाइलीन के लिए, जो कि एक फाइटोहार्मोन है। तो ये पॉइंट्स जो है वो आपको मेथियोनिन के बारे में लर्न रखने हैं, और जो इसका फंक्शन है वो एक मैंने मेंशन कर दिया, एक आप अपनी तरफ से लर्न कर लीजिए। इस तरह से आप अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ लर्न कर सकते हैं कि अगर मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं तो एक पॉइंट आप अपनी तरफ से ऐड करके उसे लर्न करिए। इसी को बोलते हैं प्रिपरेशन, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट मूविंग अहेड टू एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड वो होते हैं जिनकी आर ग्रुप में जो है वो एरोमेटिक चेन होती है, वो प्रेजेंट होती है। एरोमेटिक इसलिए क्योंकि अगर आपको याद होगा, हम जब 12th तक केमिस्ट्री में पढ़ते थे तो बेंजीन जो होता था उसको बोलते थे एरोमेटिक। तो एरोमेटिक क्या होता है? साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है विद ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये यूवी लाइट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं एट 280 नैनोमीटर वेवलेंथ। इसमें जो हमारे अमीनो एसिड्स आते हैं वो फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन आते हैं। इसमें भी यूवी लाइट जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारा ट्रिप्टोफैन अब्जॉर्ब करता है, उसके बाद टायरोसिन एंड देन फिनाइलएलेनिन। तो आपको ये लर्न रखना पड़ेगा। इसको रिटेन रखने की ट्रिक ये हो सकती है कि जो हमारा ट्रिप्टोफैन है उसकी स्पेलिंग में लेटर्स ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूवी लाइट अब्जॉर्ब करता है, और टायरोसिन जो है वो लेटर्स उसमें कम है स्पेलिंग में, तो वो बाद में आता है। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। फिनाइलएलेनिन हमारा जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर इसमें सबसे ज़्यादा होता है बाकी के अमीनो एसिड के कंपैरिजन में, और ये टायरोसिन का प्रिकर्सर होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। एरोमेटिक अमीनो एसिड में प्रिकर्सर्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आया हुआ है ऑलरेडी। तो प्रिकर्सर्स पे ध्यान रखना है कि कौन सा अमीनो एसिड क्या बनाने की एबिलिटी रखता है। और ये जो है फिनाइलएलेनिन हमारा फिनाइल प्रोपेनाइड्स का भी प्रिकर्सर है। यहाँ पे मैंने एक ये रिएक्शन जैसा कुछ बनाया है, जो कि रिएक्शन नहीं है बट एक ये एंजाइम का रोल एक्सप्लेन किया है कि फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो है, ये एक एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाता है, और ये एंजाइम जो है वो फिनाइलएलेनिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। तो जब ये एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है या फिर इसमें कुछ इशू आ जाता है जिसकी वजह से टायरोसिन नहीं बन पाता है, उसकी वजह से फिनाइल कीटोन यूरिया डिसीज हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव टायरोसिन। तो टायरोसिन में जो है वो OH ग्रुप प्रेजेंट है। OH ग्रुप जहाँ भी प्रेजेंट होगा वो फॉस्फोराइलेशन की साइट बन जाएगी प्रोटीन में, यानी प्रोटीन में जहाँ भी Y यानी कि टायरोसिन प्रेजेंट होगा वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा और जो 2 अमीनो एसिड हैं जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, अगर आपको पता है तो वो कमेंट करें बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो। टायरोसिन जो है वो प्रिकर्सर है डोपामीन, मेलेनिन, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट कंसेप्ट जो है वो सेम रहता है, तो इसलिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं और कौन से फॉल्स है। इस तरह से करेक्ट और नॉन करेक्ट वाले क्वेश्चन टाइप में ही पूछा जा सकता है। और भी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो इस तरह से पूछी जा सकती हैं, इसीलिए इन्फॉर्मेटिव पार्ट को लर्न करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है हमारा बिगेस्ट अमीनो एसिड है, बिगेस्ट या फिर बल्किएस्ट हम कह सकते हैं क्योंकि इसका वेट जो है सबसे ज़्यादा है 240 डेल्टन, और ये प्रिकर्सर है ऑक्सिन या फिर इंडोल एसिटिक एसिड हम कह सकते हैं, यानी प्लांट्स में, और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने में। एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होते हैं वो मोस्टली हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अगेन मैं लास्ट वीडियो की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे अगर एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं। तो एसेंशियल हमारे होते हैं जितने भी, उसमें हमारा फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन भी आता है, और टायरोसिन जो है हमारा है वो सेमी एसेंशियल में आता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं वो शिकमिक एसिड पाथवे जो होता है प्लांट्स में उसमें बनते हैं, यानी कि मैमल्स में नहीं पाया जा रहा है, हमारी बॉडी में नहीं बनते अमीनो एसिड, इसलिए हमें उन्हें बाहर से इनटेक करने की ज़रूरत होती है डाइट में। तो वो हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से ले सकते हैं। हमारा सोर्स जो है मेन न्यूट्रिशन का वो प्लांट से रहता है, तो प्लांट्स में ये बनते हैं शिकमिक एसिड पाथवे में, और इस पर क्वेश्चन आ चुका है इसलिए इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करी गई है। अगेन प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई, ये तीनों में पाथवे में ये बनता है, और एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो EPSPS होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है, यू कैन राइट, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने नोट्स, इसलिए मैंने ESPS की फुल फॉर्म नहीं लिखी है। इसकी फुल फॉर्म होती है इनाइल पायरोवेट शिकेमिक फॉस्फेट सिंथेज, और ये एंजाइम जो है वो इस पाथवे में मेन रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बन सकता है कि ये एंजाइम जो है वो किससे इनिबिट हो सकता है, वो ग्राउंड अप या फिर ग्राउंड अप के अलावा हम इसे ग्लाइफोसेट बोल सकते हैं। तो ये ग्राउंड अप या फिर ग्लाइफोसेट जो है वो क्या है? एक हर्बिसाइड है जो कि इसकी एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है यानी कि हमारा ट्रिप्टोफैन जो है वो बाइंड नहीं हो पाता और शिकमिक एसिड पाथवे आगे नहीं बढ़ पाता है। पोलर अनचार्ज और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हमारे होते हैं सेरीन, थ्रियोनिन,
सिस्टीन, ग्लूटामीन एंड एस्पेराजीन। तो सीरीन और जो थ्रियोनिन है वो दोनों OH ग्रुप कंटेनिंग है। मैंने बताया जहाँ भी OH ग्रुप होगा वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की पॉसिबिलिटी होती है या फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ये जो 3 अमीनो एसिड हैं वो फॉस्फोराइलेशन के लिए टारगेटेड अमीनो एसिड रहते हैं प्रोटीन्स में, और ये हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में पढ़ते हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पे ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है। ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन क्या है? वो गोल्गी में होता है। एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। गोल्गी में ओ आता है और ईआर में नहीं आता है। इससे आप याद रख सकते हैं कि ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन गोल्गी बॉडी में होता है। थ्रियोनिन होता है, उसके पास भी 2 कायरल सेंटर होते हैं। यहाँ तक पहुँचने से पहले अगर आपने कमेंट कर दिया है इसका मतलब आपने चीटिंग नहीं करी और आपको पता है कि कौन से अमीनो एसिड हैं जिनके पास 2 कायरल सेंटर होते हैं। तो इसके पास 4 स्टीरियोआइसोमेरिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, डाइस्टीरियोमर है ये भी। नेक्स्ट है हमारा सिस्टीन। सिस्टीन के पास थायोल ग्रुप होता है, एसएच ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, और ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाता है यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। तो ये एक इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई, और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि सिस्टीन जो है वो वन एंड ओनली अमीनो एसिड है जो आर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आर फॉर्म जो होती है वो रेयर होती है, क्योंकि आर फॉर्म जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करती है डी फॉर्म के, तो डी फॉर्म रेयर होती है तो आर फॉर्म भी रेयर होती है। तो वन एंड ओनली अमीनो एसिड जो कि ट्रांसलेशनल है और वो आर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सिस्टीन। एन क्यू हमारा आ जाता है ग्लूटामीन एंड एस्पेराजीन। इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये अमाइड डेरिवेटिव्स हैं। एसिडिक अमीनो एसिड के एसिडिक अमीनो एसिड हमारे कौन से? ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। तो उनके ही डेरिवेटिव हैं, उसमें अमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है आर ग्रुप में, इसकी वजह से ये अलग अलग अमीनो एसिड बन गए हैं। तो हमारे एन और क्यू के प्रिकर्सर्स क्या हैं? डी एंड ई। डीएनई का मतलब है हमारा एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट से। यहाँ पे मैंने एन लिखा है वो इसके लिए है कि ये जो एस्पेराजीन है उसके ऊपर एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है, जैसे मैंने अभी बताया। तो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हमारा एन से रिलेटेड अमीनो एसिड आपको याद होना चाहिए। आपको सिंबल याद होगा अमीनो एसिड का तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि वो कौन सा अमीनो एसिड है जिसके ऊपर एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्यू यानी ग्लूटामीन के बारे में अगर हम बात करें तो वो नाइट्रोजन का बिगेस्ट ट्रांसपोर्टर है। इन सब अमीनो एसिड्स में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट करने में एबल ग्लूटामीन है, और ये हमारे जो ब्लड होता है उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो होता है वो हमारा यही वाला अमीनो एसिड होता है, ग्लूटामीन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड यानी कि जो बेसिक होते हैं जिनके प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है। पहला जाता है लाइसिन। लाइसिन जो है वो यूबिकिटनेशन, एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन इन सब के लिए साइट रहता है प्रोटीन में, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्जिनिन। आर्जिनिन का सिंबल होता है आर। ये बेसिक प्रोटीन्स जो होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट पाया जाता है लिविंग सिस्टम में। हिस्टोन्स प्रोटीन जो होती है हमारे जो क्रोमैटिन को होल्ड करने में हेल्प करती हैं डीएनए के पैकेजिंग में, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है और हिस्टोन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, तो वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। और प्रोटामीन्स जो होते हैं वो स्पर्म के प्रोटीन्स होते हैं, उसमें भी हमारा कौन से? आर्जिनिन रिच प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसकी एक प्रॉपर्टी कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड और यूरिया का प्रिकर्सर होता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और यूरिया जो है वो आर्जिनिन के बेसिस पे ही बनती है। मेन प्रिकर्सर हमारा आर्जिनिन है, और आर्जिनिन का जो ग्रुप है वो है ग्वानिडियम ग्रुप जो कि उसकी आर चेन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव हिस्टडीन जो कि हमारा वीक बेस होता है। ये जो हमारा फिजियोलॉजिकल पीएच होती है 7.4 या 7 जो भी आप कंसिडर करते हैं, उस पीएच पे डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेनली लेस देन 10% इज प्रोटोनेटेड एट फिजियोलॉजिकल पीएच, और उसका जो आर ग्रुप होता है वो इमिडाइजोल रिंग होती है, और ये पीएच बफर की तरह एक्ट करता है फिजियोलॉजिकल पीएच पे, क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट है उसके। बफर्स का जो रूल होता है एक हमेशा याद रखें। व्हेनेवर आई विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री आई विल ट्राई टू कवर दिस एज वेल, बट अभी के लिए आप बफर्स के लिए एक प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं कि बफरिंग एजेंट वही हो सकता है बेटर जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड जो पीएच है जिसको मेंटेन करना है उससे सबसे क्लोज हो। यानी कि अगर फिजियोलॉजिकल पीएच पे कोई बफरिंग कर सकता है तो फिजियोलॉजिकल पीएच अगर हम 7.4 कंसिडर करें तो उससे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जिसकी पीएच है अमीनो एसिड्स में वो है हमारा हिस्टिडीन की, वो है 6, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी बफरिंग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ट्राइबुलोज 5 फॉस्फेट से भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे बाकी सारे अमीनो एसिड्स में हमने पढ़ा कि वो अमीनो एसिड किसके लिए प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं, बट हिस्टिडीन जो है उसका प्रिकर्सर है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। जब हम इंटरकनेक्टेड मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ते हैं जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन और अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन, ये सब हम एक ही पाथवे में पढ़ते हैं, कनेक्टेड पाथवे में, तो वहाँ पे हम इसे देखेंगे। एंड इट ऑल्सो हैज़ एफिनिटी फॉर निकल, Ni इज़ फॉर निकल, तो ये आपको याद रखने इतने पॉइंट्स। नेक्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा यानी कि एसिडिक अमीनो एसिड्स, वो है हमारे एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट या फिर एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह एक्ट करते हैं, और इसमें भी मेनली हमारा ग्लूटामेट होता है प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और जो हमारा एस्पार्टेट होता है वो प्यूरिन, पायरिमिडीन और यूरिया के लिए प्रिकर्सर होता है। तो हमने यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट्स लर्न करें कि जो हमारा एस्पार्टेट होता है और ग्लाइसिन वो प्यूरिन्स के लिए प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं, और पायरिमिडीन के लिए हमारा एस्पार्टेट होता है। ये हमारा जो कनेक्टिंग लिंक वाला मेटाबॉलिक पाथवे होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड की रिंग बनती है उसमें प्रिकर्सर
कौन से कार्बन एटम का या कौन से नाइट्रोजन एटम का कौन है, उसमें हमें हेल्प मिलती है अगर हम यहीं से अभी से याद कर लें। ग्लूटामेट जो है वो गाबा के लिए प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है। गाबा की फुल फॉर्म होती है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। इफ़ यू डोंट नो यू कैन नोट डाउन एनीवेयर। ये शॉर्ट नोट्स हैं इसलिए मैंने इसमें मेंशन नहीं करा है। और ये फूड एडिटिव की तरह भी यूज़ होता है या फिर फ्लेवर एनहांसर की तरह भी यूज़ होता है, क्योंकि ये सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में फ्लेवर एनहांसर की तरह काम कर सकता है, जो हम लोगों ने सुना होगा अजीनोमोटो, ये उससे ही बनता है। और इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे बीच में मैंने गैप फिल करने की कोशिश करी है, जहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है सेलेनोसिस्टीन जो कि हमारा 21st अमीनो एसिड होता है, उसके बारे में। सेलेनोसिस्टीन के बारे में मैंने लिखा है कि ये सिस्टीन के सिमिलर होता है, लेकिन सिस्टीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, उसकी जगह सेलेनोसिस्टीन में सेलेनियम प्रेजेंट होता है। सिस्टीन के सिमिलर होने का मतलब ये नहीं है कि सिस्टीन से बन सकता है, सल्फर की जगह सेलेनियम लगाने से ये नहीं बनेगा, बल्कि इसका जो फॉर्मेशन का पाथवे है वो सीरीन से होकर गुजरता है। तो ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है जहाँ पे सीरीन है, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे सीरीन का मॉडिफिकेशन होके सेलेनोसिस्टीन बन सकता है, अगर वो डायरेक्ट कोडोन से कोड नहीं हुआ है, क्योंकि सेलेनोसिस्टीन का टीआरएनए प्रेजेंट तो होता है, बट स्टिल अगर वो पोस्ट ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में बन रहा है या उसका कोडोन वहाँ पे नहीं वर्क करा, तो स्टिल पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में बन सकता है, जहाँ पे सीरीन को कन्वर्ट कर दिया जाता है सेलेनोसिस्टीन में। तो जो टीआरएनए होगा वो चार्ज तो सीरीन से ही होगा, यानी लेकर तो सीरीन को ही आएगा, पर बाद में सेलेनोसिस्टीन में उसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा अगर सेलेनोसिस्टीन चाहिए होगा। सेलेनोसिस्टीन का लिए एग्जांपल एक एंजाइम है ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। और एक होता है फॉर्मेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, तो इन दोनों एंजाइम में सेलेनोसिस्टीन प्रेजेंट होता है, ये आप इसके एग्जांपल लर्न रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस था, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जो प्रोलीन और ग्लाइसिन है वो टर्न्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो जो प्रोलीन और ग्लाइसिन है वो टर्न्स में पाए जा सकते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग में जब टर्न्स बनते हैं तो वहाँ प्रोलीन और ग्लाइसिन को प्रेफरेंस दी जाती है। एंड देन जो हमारे हेलिक्स होते हैं अल्फा हेलिक्स, उनमें हमारा एलेनिन और ग्लूटामेट और मिथियोनिन, ये तीनों हेलिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, यानी फेवर करते हैं। तो आपके उसमें क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी, कि सेक्शन बी में हमारा कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो हेलिक्स बनाने को फेवर नहीं करता, या फिर इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जिसके पास सबसे ज़्यादा एबिलिटी है हेलिक्स फॉर्मेशन के लिए। तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, सबसे ज़्यादा एलेनिन के पास होती है। इस चार्ट से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश करी एंड शॉर्टली एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीकेए एंड पीआई वैल्यूज ऑफ अमीनो एसिड्स। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मेरे चैनल के शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। एंड टिल दैन बी हैप्पी, बी सेफ, लेट्स मेक अ डिफरेंस।